हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और सभी दोस्तों से आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आओ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यह जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो क्लास 8 से लेकर 10 तक बहुत इसका उपयोग है। क्लास 8 से लेकर के 10 तक क्या है बाबू, बहुत इसका उपयोग है। तो आज का चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म समझने से पहले हमको चर राशि समझना पड़ेगा। क्या बाबू, चर राशि समझना पड़ेगा। चर राशि क्या है। ओके बाबू, चर राशि। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो चर और अचर ही नहीं समझ पाते हैं। तो कहां से दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे और एक चर वाले कहां से रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ये नहीं कि बीच में आप छोड़ दे रहे हैं ना, तो आपका नॉलेज भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो आओ चलते हैं, कम टू द मेन पॉइंट। यानी एक चर राशि क्या है, यानी चर राशि किसको बोलते हैं। यानी सवाल से जो पद गायब हो जाए, जो पद क्या हो जाए बाबू, गायब हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। यानी जो गायब होने वाला है, सवाल से क्या होने वाला है बाबू, जो गायब होने वाला है उसको क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। अब आप लोग पूछोगे ना कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं और क्या गायब होने वाला, ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आओ उसको उदाहरण दोबारा समझते हैं हम। जैसे आपका यक्स अब प्लस 2 है, यक्स प्लस 2 है, अब बराबर क्या है बाबू, यक्स प्लस 2y अब बराबर 5 है। ऐसे है ना मेरे भाई। अब यहां से जो है कि यक्स बराबर हम क्या रख दे रहे हैं, 2 रख दे रहे हैं और y बराबर 3 रख दे रहे हैं। तो जब यक्स बराबर 2 रखेंगे तो यक्स के जगह पर 2 हो गया और 2 गुणे y के जगह पर क्या बाबू, 3 हो गया और बराबर 5 हो गया। मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, ये कोई किताबी सवाल नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने से पहले आप अच्छी तरह इसका कॉन्सेप्ट मजबूत कर लीजिए कि क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज का जो है यह, इसको पढ़ने से पहले हम क्या समझेंगे कि चर राशि क्या है। तो जो सवाल से गायब हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे बाबू, चर राशि बोलेंगे। तो यहां पर हमने x बराबर 2 रखा और y बराबर 3 रखा, तो हमने देखा कि x और y दोनों गायब हो गया। x और y क्या हुआ बाबू, दोनों गायब हुए। जैसे 2 हो गया, ये प्लस 3 दूना 6 और बराबर क्या हो गया, 6। यानी गायब क्या हुआ बाबू, x और y दोनों गायब हो गया। तो जब x और y दोनों गायब हुआ तो यहां पर चर राशि बराबर क्या कहेंगे बाबू, चर राशि बराबर x, y। क्या समझ में आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्लियर है बाबू। अब अगला एग्जाम्पल क्या है, आपको कमेंट करके इसमें बताना है कि चर राशि क्या है। जैसे आपका हो गया a2a अब प्लस 3b बराबर आपका मान लो 10 हो गया। अब इसमें क्या गायब होने वाला है बाबू, यानी कोई संख्या रखेंगे, मान लो a बराबर 5 रख दिए, b बराबर 7 रख दिए, तो गायब क्या होगा बच्चों, a और b होगा, a और b होगा। इसका मतलब क्या हुआ, चर राशि बराबर यहां क्या है बाबू, तो a, b है। समझ में आया कि नहीं। इस तरीका से आप चर राशि पहचान लोगे कि नहीं बाबू, चर राशि पहचान लोगे ना, क्लियर है। अब उसके बाद हम समझते हैं अचर राशि। चर राशि क्लियर हो गया। अब अगला हम समझेंगे क्या बाबू, अचर राशि। अचर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, जिसको अचर राशि का मतलब हुआ ना कि जो सवाल से गायब ना हो उसे अचर राशि कहते हैं। जो सवाल से गायब ना हो और स्थिति के मुताबिक वो सवाल में सम्मिलित हो जाए। अब आप पूछोगे क्या कह रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, आओ हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे 2x प्लस 3y बराबर
15 हो गया ना बाबू। अब यहां पर हमने x बराबर 1 रखा और y बराबर 2 रखा। ओके बाबू। अब यहां पर x बराबर 1 रखा, y बराबर 2 रखा, तो गायब क्या हुआ बाबू? 2 गुणे 1, यानी x गायब हो गया। x के जगह पर रखा तो प्लस करके 3 गुणे 2, y के जगह पर 2 रखा तो गायब क्या हुआ? y हुआ। तो यहां पर जो है गायब तो क्या हो गया? एक x हुआ, एक y हुआ, लेकिन 2 और 3 गायब नहीं हुआ, और इधर 15 ज्यों का त्यों है। तो इस सवाल में किसको अचर राशि बोलेंगे बाबू? तो 2 और 3 को अचर राशि बोलेंगे। अब आप पूछोगे फिर से एक बार समझाइए, तो आओ फिर से समझते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो सवाल से गायब ना हो उसको अचर राशि बोलते हैं, बल्कि उसी में सम्मिलित हो जाए। गायब ना हो लेकिन क्या हो जाए बाबू? सम्मिलित हो जाए। जैसे यहां देखने को मिल रहा है कि 2 और 3 गायब नहीं हो रहा है, बल्कि इसी में सम्मिलित हो जा रहा है। अब समझ में आया कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे बाबू? अचर राशि बोलेंगे। स्थिति के मुताबिक गुणा है तो गुणा हो गया, यहां पर भी गुणा है तो गुणा हो गया, लेकिन ये सवाल से गायब नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे बाबू? अचर राशि बोलेंगे। ओके, क्लियर हुआ यहां तक? अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले क्या बाबू? रैखिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे जी? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ओके बाबू, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब समझते हैं अच्छी तरह से कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। कौन सा समीकरण मेरे प्यारे बच्चों? एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो वैसा समीकरण जिसमें एक चर हो, वैसा समीकरण जिसमें एक चर हो, एक चर हो और उसका घात क्या हो? धनात्मक 1 हो, और उसका घात धनात्मक 1 हो, और उसका घात क्या बाबू? धनात्मक 1 हो। अब समझेंगे अच्छी तरह से, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण समझने से पहले आपको पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू। अब वैसा समीकरण, कैसा समीकरण मेरे बच्चों? वैसा समीकरण जिसमें एक चर शामिल हो और उसका घात धनात्मक 1 हो। समझ में आया कि नहीं? वैसा समीकरण जिसमें एक चर शामिल हो और उसका घात धनात्मक 1 हो। क्लियर हुआ? अब इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। ओके बाबू, यानी एक चर शामिल हो। अब आप पूछोगे एक चर का मतलब क्या हुआ? अरे यार, एक ही चर हो, उसमें x y नहीं हो, केवल या तो x हो या तो y हो या तो a हो या तो b हो। इसी तरीका से कोई भी ABCD का जो अक्षर है वो कोई एक हो। जैसे इसमें अब क्या हो गया? x प्लस वाई बराबर 5। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब इसमें कितना चर शामिल है बाबू? 2 चर शामिल है। तो जब 2 चर शामिल है तो इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे, इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? और जिसमें एक चर शामिल होगा, कितना चर शामिल होगा बाबू? एक चर। जैसे यहां से क्या हो गया? x प्लस 5 बराबर 7, यानी कितना चर शामिल है बाबू? एक ही चर x शामिल है। इसको क्या बोलेंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसी तरीका से 2x प्लस 7 बराबर 10, कितना चर शामिल है? एक चर x शामिल है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसी तरीका से 4a प्लस 5 बराबर 15, कितना चर शामिल है बाबू? केवल a शामिल है, एक ही चर। इसको क्या बोलेंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसी तरीका से आपका 15y प्लस 20 बराबर 30, इसमें कितना चर शामिल है बाबू? तो केवल y शामिल है, तो इसमें क्या बोलेंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण।
क्लियर हुआ कि नहीं? अब आप पूछोगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी समीकरण तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप रैखिक किसको बोल रहे हैं ये हमको नहीं समझ में आ रहा। यानी रैखिक शब्द तब यूज करना है जब चर का घात धनात्मक 1 हो। यहां पर धनात्मक 1 मिल रहा कि नहीं? यानी चर का घात 1 छिपा है कि नहीं बाबू? यहां पर भी चर का घात क्या छिपा है? 1 छिपा है। यहां पर भी चर का घात क्या छिपा है? 1 छिपा है। यहां पर भी चर का घात क्या छिपा है? तो 1 छिपा है। तो जब किसी भी चर का घात 1 छिपा रहेगा तो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी तब उसे रैखिक समीकरण कहेंगे। जब भी एक घात छिपा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे बाबू? रैखिक समीकरण कहेंगे। क्या समझ में आया कि नहीं? अब आप पूछोगे, एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे x² + 5 = 10। इसमें भी तो एक चर शामिल है ना, है कि नहीं? अब हाँ, इसमें भी एक चर केवल x शामिल है, तो क्या इसको भी एक चर वाले रैखिक समीकरण कह सकते हैं? नहीं। अब आप पूछोगे क्यों नहीं कह सकते हैं? एक चर तो शामिल है तो इसको तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कहना चाहिए ना। नहीं, नहीं कहेंगे। अब इसका कारण क्या है कि इसमें जो घात है ना बाबू वो 2 हो गया है। देख रहे हो कि नहीं? घात कितना हो गया बाबू? 2 हो गया। और जब घात 2 हो गया इसका मतलब कि रैखिक शब्द जुटेगा ही नहीं, इसको रैखिक समीकरण कहेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। अब इसको रैखिक समीकरण होने के लिए घात क्या होना चाहिए था बाबू? 1 होना चाहिए था। जैसे x + 5 = 10, हाँ, इसको रैखिक समीकरण कहेंगे। और जब एक चर है तो इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? अब इसी तरह एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 3z⁵ अब +15 = 20। अब तुम पूछोगे कि इसमें भी तो एक चर शामिल है, केवल z शामिल है तो एक ही चर न हुआ, तो ये भी तो एक चर वाले रैखिक समीकरण होना चाहिए। नहीं मेरे बाबू, ये भी रैखिक समीकरण नहीं होगा। एक चर शामिल होने के साथ साथ उसका घात धनात्मक 1 होना चाहिए, तब जाकर के एक चर वाले रैखिक समीकरण होगा। समझ में आया कि नहीं? तो यह भी एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। ये एक चर वाले रैखिक समीकरण होगा कैसे? तो इस पर जो घात 5 है उसको हटा देंगे, ऐसे लिखेंगे। कैसे बाबू? तो 3z + 15 = 20। यहां पर जो घात है +1 छिपा है कि नहीं? यह एक चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। तो कमेंट करके बताना है बाबू कि क्या एक चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आया कि नहीं। ओके। यदि नहीं आया तो फिर से पूछना है कमेंट करके, फिर से वीडियो बनेगा। मेरे साथ जुड़ने का मतलब कि आपका कोई भी समस्या नहीं, स्टडी से संबंधित कोई भी समस्या नहीं। ओके। अब हम अगला जो टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। अगला क्या है टॉपिक बाबू? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ओके बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब समझेंगे अच्छी तरह से कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। अभी इसके पहले वाले टॉपिक में आपने पढ़ा एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक चर रहता था और उस चर का घात धनात्मक 1 होता था। अब उसी तरीका से चलेंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में कितना चर बाबू? दो चर। जैसे 2x + 3y = 10, दो चर शामिल है कि नहीं? और इन दोनों चरों का घात अलग अलग क्या है? धनात्मक 1 छिपा है कि नहीं बाबू? अब इसको क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्लियर हो रहा कि नहीं? कोई प्रॉब्लम किसी को? इसी तरीका से 2a + 5b = 15। यहां पर a का घात कितना है? 1 है, और b का घात कितना है? 1 है, +1 है कि नहीं? तो इसको भी दो चर वाले
रैखिक समीकरण बोलेंगे। यानी हम बार बार कह रहे हैं कि रैखिक शब्द तभी जुटेगा जब चर का घात धनात्मक एक हो। जब धनात्मक एक नहीं रहेगा तब उसमें हम रैखिक शब्द जोड़ ही नहीं सकते हैं बाबू। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां पर दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसा समीकरण जिसमें दो चर शामिल हो और उन दोनों चरों का घात अलग अलग धनात्मक एक एक हो। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू एग्जाम्पल से? तब इस प्रकार के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। यहां जो दोनों एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण है कि नहीं? समझ में आ गया है कि नहीं बाबू? क्या परिभाषा लिखाना जरूरी है कि मैं समझा रहा हूं तो समझ जा रहे हो? क्लियर है? यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बोलना है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है बाबू? तो वैसा समीकरण जिसमें दो चर शामिल हो और उन दोनों चरों का घात अलग अलग धनात्मक एक हो। यानी x के घात धनात्मक एक तो y के घात भी धनात्मक एक। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण इसी तरीका से दूसरा एग्जाम्पल 2a + 5b = 15। यहां पर a का घात धनात्मक एक और b का घात धनात्मक एक बराबर 15। या इसमें भी दो चर शामिल है और दोनों का घात अलग अलग धनात्मक एक एक है, तो इसको भी दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्या समझ में आया कि नहीं बाबू? अब अगला जो टॉपिक है वह है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म समझना है सही से बाबू। अगला जो टॉपिक है वो क्या है बाबू? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म युग्म है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसको समझेंगे अच्छी तरह से। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ओके बाबू। अब युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म जो टॉपिक है, युग्म का मतलब क्या होता है पहले इसको समझेंगे। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। और जोड़ा में कितने वस्तु आता है बाबू? तो दो वस्तु आता है। कितने वस्तुएं जी? दो वस्तुएं। यानी जोड़ा में कौन गो वस्तु मेरे भाई? दो वस्तु। इसका मतलब हुआ साफ साफ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो चर वाले दो रैखिक समीकरण शामिल होंगे। कितना रैखिक समीकरण बाबू? यानी दो चर वाले जब दो रैखिक समीकरण शामिल हो, कितना रैखिक समीकरण शामिल होना चाहिए? तो दो रैखिक समीकरण शामिल हो। जैसे 2x + 3y = 10। अगला क्या है? 5x + 7y = 20। अब इसमें जो है कि जब दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेकर चले तब इसको क्या बोलेंगे बाबू? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ओके बाबू। अब आप पूछोगे कि ये कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लिख दिए? क्योंकि दो समीकरण को क्या किए हैं मेरे बाबू? एक साथ लेकर के चले हैं। तो जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेकर के चलेंगे, यानी दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को कितने बार बाबू? एक साथ लेकर के चलेंगे, तब उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं बाबू? इतना क्लियर हुआ? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब फिर से अगला टॉपिक क्या है? ओके बाबू।